August 9, the International Day of the World's Indigenous Peoples. The 2021 celebration of the International Day of the World's Indigenous Peoples will focus on the theme Leaving No One Behind, Indigenous Peoples, and the call for a new social contract. This day is observed each year to promote and protect the rights of the world's indigenous population, who in India are called as scheduled tribes. They are said to be the earliest inhabitants on the Indian subcontinent. To observe this day, we honor these tribes for their achievements, contribution toward environment protection, and recognize their efforts to preserve the cultural heritage. In this context, Ms. Gulabo Sapera is interviewed by our class 11th and 12th students, a world famous personality who needs no introduction. She is credited with creating the energetic and graceful Kalbelia dance moves that appear similar to the movements of a serpent. So, over to the conversation between our students and Madam Gulabo. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम महक मानव संस्कृति में। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारी आज की गेस्ट का। जैसा कि नाम है महक, जिन्होंने अपने नाम से अपनी पहचान बनाई और इनकी महक हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में फैली। इनकी माटी की जो महक है पूरे हिंदुस्तान के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने ख्याति प्राप्त की। जी हाँ, जिस तरह से रंग रंगीला हमारा राजस्थान और रंग रंगीली हमारी धरती राजस्थान की है, अपने इतिहास, अपने किलों, महलों, अपनी वीरता और बलिदान के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। प्यारा है ना हमारा राजस्थान। मैं हूँ आपके साथ राखी और दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे साथियों और तमाम हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उन सभी को हम बताना चाहते हैं कि हमारा आज का जो कार्यक्रम है महक मानव संस्कृति, जी हाँ, उन लोक कलाकारों को समर्पित है जिन्होंने अपनी मेहनत से एक पहचान बनाई। और हम राजस्थान की बात करें तो दोस्तों, राजस्थान की अनमोल धरोहर है यहाँ के लोक नृत्य और लोक कलाकार। ये हमारे लोक कलाकारों की मेहनत और प्रतिभा है जिसने राजस्थान के फोक डांसेस को दुनिया भर में पहुंचाया। जैसे ही हम बात करते हैं राजस्थान की फोक डांसेस की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो नाम आता है उनमें से एक खास नाम है राजस्थान के कालबेलिया नृत्य का। मूल रूप से राजस्थान की सपेरा जाति के लोगों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कितना खूबसूरत नाम है। और गुलाबो, काले परिधानों, चांदी के आभूषणों से सजी डांसर्स और उनके खूबसूरत मूव्स। और जैसे ही जब ये सब हम बात करते हैं तो एक ही बात जहन में आती है, गुलाबो जी की। जब कालबेलिया नृत्य होता है तो लोग देखते रह जाते हैं। और जब बात चलती है कालबेलिया नृत्य की तो हमारे सामने सबसे पहले नाम आता है दुनिया भर में मशहूर कालबेलिया नृत्यांगना पद्मश्री गुलाबो जी का। गुलाबो जी ने इस लोक नृत्य को दुनिया भर में पहुंचाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया और अब वह अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को ये लोक नृत्य कालबेलिया सिखा रही है। और हमें बेहद खुशी हो रही है कि आज के इस मीट में, वर्चुअल मीट में हमारे साथ मेहमान के तौर पर मौजूद है प्रसिद्ध नृत्यांगना पद्मश्री गुलाबो जी। तो हम सुबोध पब्लिक स्कूल के परिवार की ओर से और साथ ही हमारी आदरणीय प्रिंसिपल मैम कमलजीत मैम हमारे साथ है, उनको भी हम स्वागत करते हैं। और उन सभी की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, सभी की तरफ से हम जोरदार हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स भी आपसे बेताब है बात करने के लिए, आपके जीवन के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले हम नमस्कार करते हैं। पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए गुलाबो जी। नमस्कार गुलाबो जी। और हमारी एक स्टूडेंट है जो आपसे सवाल करना चाहती है। जी राधिका, आपका क्या सवाल है? नमस्कार मैम, मेरा नाम राधिका सिंह है। मैम, मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहती हूँ। कहाँ आप जन्म लिया आपने, कहाँ आप बड़ी हुई, और मैंने ये भी सुना है कि आपके जन्म लेने के बाद आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो आप प्लीज मुझे अपने बचपन की एक विशेष याद के बारे में बताइए। हमारे समाज में
पहले तो नमस्कार, मैं गुलाबो सपेरा पनीश्वरी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रिंसिपल मैम को और राखी मैम को कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और आप सब लोगों के सामने रूबरू करवाया, उसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देती हूँ। तो मेरा जो जन्म है वो अजमेर कोटड़ा के पास में हुआ है और हम लोग सपेरा जाति के लोग हैं। हमारे पहले लड़कियां नहीं रखते थे, डांस तो बहुत दूर की बात है, हमारा ये डांस परंपरा से नहीं आ रहा है। परंपरा से जो है वो है हमारा बीन बजा के सांपों को नचाना, उसके घर घर जाके पूजा करवाना, सांपों को नचाने का काम है हमारा। हमारे लड़कियां नहीं नाचती थी। तो संगीत हमारे घराने से परंपरा से है कि बीन बजती है, डफली बजती है, डफ बजता है, ये हमारे परंपरा से है, लेकिन लड़कियां नहीं नाचती थी। तो मेरा जो जन्म हुआ है हमारे समाज में, सपेरा समाज की लड़कियों की जैसे सपेरा समाज में हुआ है, और वो समाज में ऐसा रूल था कि लड़कियों को मतलब जिंदा नहीं रखते थे, होते ही लड़कियों को काट देते, जमीन में दबा के उनको मार दिया करते थे। और उनको खुद को अपनी शादी करने के लिए वो जालोल से लड़कियां मोल खरीद के लाया करते थे और उनसे शादी करके और अपना वंश चलाते थे, पर वो अपने खुद की बेटियां नहीं रखते थे। तो उसी समाज में मैं जन्मी, मेरा घर में 7वां नंबर है, शाम की 7 बजे जन्मी, धनतेरस का दिन था और मेरे को जन्मते ही समाज की जो औरतें हैं वो जमीन में गाड़ दिया था। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा हुआ या बेटी, के बोले बेटी हुई थी, हमने तो उसको जमीन में गाड़ दिया। तो उसके बाद मेरी माँ कहा कि नहीं, हमारे तो घर में माता की पूजा करते हैं और हम तो बेटियों को नहीं मारते, हम तो इस रूल से खिलाफ है। मेरे पापा इस रूल से खिलाफ थे, पापा माता की पूजा करते थे, चामुंडा माता की। तो वो कहते कि मैं बेटी को नहीं मार सकता, जिस बेटी की मैं पूजा करता हूँ, जिस माँ की पूजा करता हूँ। तो माँ रोने लगी, औरतें एक नहीं सुनी, मुझे जमीन में गाड़ दिया। मेरी माँ उस टाइम पे लेने गई नहीं, मेरे को रात की 12 बजे, शाम के 7 बजे मैं हुई थी और 12 बजे रात को मुझे वहां से निकाल के लेके आई जहां से मुझे जमीन में गाड़ दिया था। तो मेरी मौसी की हेल्प से, मेरी मौसी ने बताया कि मुझे कहाँ गाड़ा गया है, तो मेरी मौसी की हेल्प से मुझे मेरी माँ उस खड्डे से निकाल के लेके आई जिसमें मेरे को गाड़ दिया था। पर मेरी माँ का विश्वास जीता, उनकी जीत और उनका एक आत्मा विश्वास कि मेरी बेटी मुझे जिंदा मिलेगी। और मेरी माँ को मैं जिंदा मिली, मेरी सांसें चल रही थी और वो मुझे निकाल के लेके आई। फिर निलाया दिलाया, नाड़ा वाड़ा काटा, समाज के लोगों को पता चला कि बोला ये मुर्दा लड़की को लेके आई है, तो गाड़ दिया था जमीन में। तो फिर बहुत विरोध हुआ, बहुत ज्यादा पंचायतियां बैठी कि आप जमीन में से गाड़ी हुई लड़की को कैसे लेके आए। मेरे पापा ने कहा कि मेरे पहले भी 3 बेटियां हैं, हम बेटियों को नहीं मारते, मैं माता की पूजा करता हूँ। पर समाज वाले नहीं माने, समाज वालों ने बड़े भारी हिसाब से उनके ऊपर दंड जुर्माना किया और फिर मेरा जीवन मेरे मम्मी पापा के साथ में चल पड़ा। और इस तरीके से मेरे जन्म की जो घटना है और इस तरीके से मेरे जन्म की जो शुरुआत है, मेरे जन्मते ही मेरे पे विरोध स्टार्ट हुआ है, ये मेरे जन्म की स्टार्टिंग है। जी, बहुत ही खूब, आपने बड़ा ही संघर्ष झेला है आपके जीवन में। और एक और स्टूडेंट महिका गुप्ता जो कि आपसे सवाल करना चाहती है। जी महिका। मैम, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब आपने पहली बार स्टेज पर डांस किया तो आपको कैसा लगा? मैम, इतनी सारी ऑडियंस को देखकर क्या आपको घबराहट महसूस हुई? अपने अनुभव के बारे में हमें बताइए। मैं जब पहली बार डांस किया था तो मैं क्या करती थी, छुप छुप के मैं लड़कियों के साथ में, क्योंकि मेरे पापा के साथ में मैंने बीन पे और जो पापा सांपों को नचाते थे, तो मैं 6 महीने की थी, मेरे पापा मुझे लेके जाया करते थे, सांपों का झूठा दूध मुझे पिलाते थे। तो मैं पापा के साथ में डांस कर चुकी थी, बहुत करती थी। समाज वालों ने विरोध किया कि ये बेटी है, बेटा नहीं, ये लड़की है, सांप नहीं, तो इसको क्यों नचाते हो। मेरे पापा ने कहा कि मेरी लाडली बेटी है, मैं तुम लोगों से डरता हूँ, तुम मार दोगे, तो मैं इसीलिए मेरे साथ रखता हूँ। तो मैं बचपन से मेरे पापा के साथ डांस करती थी, सांपों को गले में पहन के। तो मैं साल 6 महीने की थी और साल 2 साल 3 साल तक मेरे पापा के साथ में मैंने डांस किया जब वो सांपों को नचाने जाते थे। उसके बाद जब समाज वालों ने बहुत विरोध किया तो पापा ने मेरे को घर छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो मैं लड़कियों के साथ में गांव ढाणी में जाया करती थी नाचने के लिए, या फिर कोई जरूरतमंद मुझे छुप छुप के बीन पे नचाने के लिए गांव ढाणी में लेके जाया करते थे। पुष्कर मेला में जब मुझे मंच मिला पहले बार 81 में, जब मैं 7 साल की थी, तो मैं मेले के बीच में नाच रही थी। हम लोग ओढ़ते ओढ़ते गई थी मेले में नाचने के लिए, इसलिए कि हमें कुछ पैसे मिल जाए तो हम काजल बिंदी लाली खरीद ले, क्योंकि फिर हम लोग जंगल में चले जाएंगे, सिटी में रहते नहीं थे।
तो आदिवासी लोग हैं हम लोग, जैसे जंगल में रहते हैं उस तरीके से घुमतू समाज के लोग हैं हम। तो बस पैसे हमारे पास में होते नहीं थे, मांग के हम लोग खाते थे, सांपों को नचाने का काम था। और कहीं घर बार रहते नहीं थे हमारे, टेंट लगा के रहते थे। लोग गांव के पास में रहने नहीं देते थे हम लोगों को, कुएं का पानी पीने नहीं देते थे, कहते कि तुम छोटी जात के हो, जंगल में रहते हो। तो इस तरीके से हमारे से छुआछूत करते थे। तो जब मेला में मैं चुप के डांस कर रही थी 19-20 लड़कियों के साथ में, तो वहां पे टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों ने देखा मुझे, हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे ने, और वो मुझे मंच तक लेके गई। और मैं घूंघट में डांस करती थी, और मैं वहां पे स्टेज पे भी मैंने घूंघट पे डांस किया। और पहले बार मेरे को घुंघरू दिए गए, मैडम ने कहा कि आप घुंघरू पहन के डांस करें। मैंने पहले बार स्टेज पे डांस किया है 81 में। मुझे इतना क्या अच्छा बात लगा है। कि मैं जो रोड पे डांस करती हूँ वो जगह नहीं है मेरी, मेरी जगह जी ये जी है। मैंने जी ऑडियंस गुलाबो को जी। भगवान समझा, और मैंने स्टेज को मंदिर समझा, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने ये सोचा कि मेरी जो स्टार्टिंग है वो ये है, मेरा जो मैं इसके लिए जन्मी हूँ। मैं आज के जी बाद मंच कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे घबराहट ना, जब तालियां बजा रहे थे वो लोग, जब मैं चक्री ले रही थी, तब मैं डर रही थी जी कि लोग मेरे को भगा रहे हैं ताली बजा के। जब मैं बाद में नीचे आके मैंने पूछा कि मैडम वो मुझे भगा क्यों रहे थे, केवल आपको भगा नहीं रहे थे वहां से, आपकी तारीफ कर रहे थे ताली बजा के। तो जब स्टेज पे कोई डांस करता तो ताली बजाते, जब रोड पे कोई डांस करता तो पैसे फेंकते। बस इतना ही अंतर था कि हम रोड पे डांस करते थे, गली में या गांव डाणी में तो लोग पैसे फेंकते, जब स्टेज पे करते तो ताली बजाते। तो मेरे को ताली चाहिए थी, मुझे वो पैसे नहीं चाहिए थे, ताली चाहिए थी। तो मैं फिर उसके बाद में मंच कभी नहीं छोड़ा, मुझे बहुत अच्छा बहुत लगा। ही बड़ी बात कही है। और वाकई कलाकार के लिए सम्मान जरूरी है, वो पैसे के लिए कभी नहीं करता है अपनी कला को प्रदर्शित, वो सम्मान चाहता है। और जब तालियां होती है तभी कलाकार को अपनी असली अनुभूति है, अनुभूति सम्मान की होती है। और इसी कड़ी में हमारे साथ ख्वाहिश भी कुछ प्रश्न आपसे करना चाहती है, गुलाबो मैम। नमस्कार मैम, मेरा प्रश्न आपसे आपके डांस के बारे में है। हम सब बड़े ही उत्सुक हैं आपके कालबेलिया डांस के बारे में जानने के लिए। इसकी क्या खास बात है, प्लीज थोड़ा सा बताइए हमें। इसकी खास बात यही है कि ये गॉड गिफ्ट है, और मैंने मेरे पापा के साथ जाती थी मैं बचपन से, और सांपों को नाचते हुए देख देख के और उनको गले में पहन पहन के और मैं डांस करती थी। ये गॉड गिफ्ट है, मैंने किसी से सीखा नहीं है। वैसे मेरी माता से, मेरे पिता से प्रेरणा मिली, सांपों से प्रेरणा मिली हुई है। और ये डांस मेरे साथ ही जन्मा है, मैंने सीखा नहीं है। मेरा डांस गुरु कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ माता पिता को मानती हूँ और सांपों को मानती हूँ। तो ये गॉड गिफ्ट है, ये दिल से होता है, आत्मा से होता है। और अपने कहते हैं कि एक आप अपने आप में खो जाओ और अपने उस डांस को लेके, और तो ये डांस अपने आत्मा से निकलता है। और इसमें आपकी बॉडी के अंदर एक एक अंग में ये डांस दिखाई देगा। आप जब सीखते हो लोगों से, कथक सीखते हो तो आपकी मुद्राएं वो नजर आएगी, आपके भाव जो है जो सीखते हो वो नजर आता है। लेकिन इसमें इसमें आपको आत्मा से, प्रेरणा से सीखना पड़ता है कि आत्मा से इस डांस को किस तरीके से अपना बनाना चाहिए और किस तरीके से इसको करना चाहिए। बस ऑडियंस को इसी तरीके से मान सम्मान देके, भगवान समझ के, स्टेज को सलाम करके, आप मंदिर समझ के आप डांस करो। तो ये एक पूजा है ये डांस, और मैं इसको पूजा समझती हूँ हमेशा। और मेरी प्रेरणा, मेरी जो आत्मा है वो मेरा डांस है। और ये डांस सिर्फ दिल से होता है, और ये डांस सिर्फ आत्मा और रस पेट से होता है। बहुत सही बात कही कि आत्मा से एक संगीत निकलता है और नृत्य निकलता है। गुलाबो जी, अब अगला सवाल हमारे एक और स्टूडेंट हर्षिल आपसे पूछना चाहते हैं, आखिर जो कालबेलिया नृत्य है उसके संबंधित। हर्षिल, आप तैयार हैं? यस मैम। नमस्कार मैम, मेरा नाम हर्षिल खंडेलवाल है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तपेरा कम्युनिटी के सभी लोग कालबेलिया डांस से जुड़े हुए हैं? अभी जब मैं अमेरिका जाके वापस आई, जब मुझे समाज में लिया गया, मैं जब समाज में जब अमेरिका गई थी 85 में, तो मेरा नाम मेरा गिनीज बुक में आया, बहुत बड़ी मीडिया में, बहुत बड़े मतलब अखबारों में आता था। तो समाज के लोगों को बहुत बड़ा, एक पहले मुझे समाज से बाहर कर रखा था, समाज वाले कहते ये लड़की कलंक है, वो है वो है। पर बाद में जब मैं अमेरिका जाके वापिस आई, तब लोगों को लगा कि नहीं, ये लड़की हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा है, हमारे समाज के लिए एक नया, एक जैसे कहते हैं ना कि एक जीवन जो देते हैं वो है। तो समाज वालों ने मुझे कहा कि आप हमारी बेटियों को भी सिखाओ और
हम आपको समाज का अध्यक्ष चुनते हैं और हमारी बेटी हो आप, क्योंकि जाने से पहले मेरे पापा गुजर गए थे लड़ते लड़ते कि भाई मेरी बेटी है, ये अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है, लेकिन समाज की कभी नहीं मानते थे। तो मैं अमेरिका से आने के बाद मुझे समाज से मान सम्मान मिला और मुझे अध्यक्ष चुना गया और मुझे कहा कि मेरी बेटियों को भी सिखाओ, हमें भी गुलाबो चाहिए हमारे घर में। तब मैंने उनसे कहा कि तुम बेटियां तो रखते नहीं हो, मैं किसको सिखाऊं। तो मैंने उनसे प्रॉमिस लिया, उन्होंने मुझे प्रॉमिस दिया कि आज के बाद हम किसी बेटी को नहीं मारेंगे, ये परंपरा हम लोग खत्म करते हैं बेटियों को मारने की। आज के बाद हमारे घर में भी बेटी होगा और वो गुलाबो होगा। तो वो आज हमारे घर घर में गुलाबो है और मेरा भी ड्रीम है घर घर में गुलाबो हो। आज हमारे घर में एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 6-6, 7-7 बेटियां हैं। वो बेटियां माँ बापों को भी कमा के खिलाती है, ससुराल वालों को भी कमा के खिलाती है। आज हमारे समाज की बेटियां कोई अमेरिका में, कोई पेरिस में, कोई लंदन में, कोई बड़ा बड़ा काम कर रही है, अपना डांस कर रही है। तो ये डांस एक अभी 81 के बाद, 85 के बाद एक परंपरा हो चुका है और इसी डांस से हमारा पेट पालन हो रहा है, इसी डांस से हमारा पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है। अभी भी मैं कालबेलिया वर्ल्ड में डांस भी सिखाती हूँ। तो हमारे पूरी दुनिया इसी डांस को लेके यूनेस्को में शामिल हो गया है। ये डांस हेरिटेज मिल चुका है, इस डांस को पद्मश्री मिल गई इस डांस को, और बहुत बड़ा गुणीजन, बहुत बड़ा मान सम्मान मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है सबको। लंदन में महारानी ने मुझे मेडल देके सम्मान किया, अमेरिका में सम्मान हुआ, राणा फेस्टिवल में मुझे सम्मान किया, तो स्वर्ण पद मिला हुआ है। तो इस डांस को आज मेरा पूरा समाज कर रहा है और समाज की दूसरे लोग भी कर रहे हैं, समाज के अलावा दूसरे लोग भी कर रहे हैं। अंग्रेजनियां कर रही है विदेशों में, उन्होंने सरनेम ही चेंज कर दिया। कोई जी मतलब बिल्कुल। मालिया सपेरा लगाती है, कोई माया सपेरा लगाती है, कोई रत्ना सपेरा लगाती है, कोई क्रिस्टीना लगाती है, कोई एरिन सपेरा लगाती है। तो इस तरीके से ये डांस आज घर घर में गुलाबो हो चुकी है। मेरा भी ड्रीम है घर घर में गुलाबो हो और हमारे समाज में भी मान सम्मान मिला है इसको, हमारा समाज सारा कर रहा है इसको। क्या बात है। और हर्षिल, वाकई आपको जो आप पूछना चाहते थे कितना अच्छी तरह से इन्होंने, गुलाबो जी ने बताया है। और इस बात से ये सिद्ध होता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और कितनी भी मुसीबतें आए उन्होंने सामना किया है और गुलाबों की तरह महकती रही पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और लोग इनसे इंस्पायर होकर इनका नाम अपने आप जोड़ने लग गए हैं, बहुत ही बड़ी बात है। और इसी कड़ी में एक और हमारे साथ हमारे स्टूडेंट है तुषार। तुषार, आपका क्या सवाल है गुलाबो मैम के लिए? खम्मागणी मैम, मेरा सवाल आपसे ये है, एक गुमनाम गुलाबों को एक प्रसिद्ध फोक डांसर गुलाबो जी बनाने में आप किन लोगों का योगदान मानती हैं? सॉरी, आपका योगदान जी। एक गुमनाम गुलाबों को एक प्रसिद्ध फोक डांसर गुलाबो जी बनाने में आप किन लोगों का योगदान मानती हैं? किसका है? जी, गुलाबो जी, क्या इनका कहने का मतलब है कि आप किसे मानती हो कि हाँ, जैसे कि आपने एक इंटरव्यू में पहले बताया था कि मेरा भाई है, वही मेरे को जयपुर लेकर आया था, तो आप थोड़ा वो बताएं कि किससे आप श्रेय देती हैं गुलाबो बनने में? अच्छा, सॉरी, वो क्या मेरे को आवाज नहीं आ रही, पंखा तेज चल रहा था इसलिए। मैं जब मेरे को जब 81 में जब देखा तृप्ति पांडे जी, हिम्मत सिंह जी ने, तो वो लोग जयपुर आ गए, मैं वहां पुष्कर में, हमारे समाज के लोगों ने समाज से बाहर कर दिया था। उसके बाद में जब जब मैडम ने यहाँ से आदमी भेजे कि मेरे को वो लड़की चाहिए, इला अरुण जी की बहन है ये तृप्ति पांडे जी, वो कहा के बोला मैं, मेरे रमा पांडे जो बीबीसी लंदन से पहले बोलते थे उनकी बहन है, छोटी वाली है। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी बहनों को बुलवाया और मुझे वो लड़की चाहिए। उन्होंने फोन करके सारी बहनों को इकट्ठा किया कि मैं एक अजूबा देख के आई हूँ, एक अजूबा जो होता है ना, वो मैंने देखा है। एक लड़की, सपेरों की लड़की डांस कर रही है जो मैंने कभी नहीं देखा। सिर्फ सपेरे सांपों को नचाते हैं, लड़कियों को कभी नहीं नचाते। मैंने पहली बार लड़की को देखा नाचते हुए। तो वो मुझे बुलाने के लिए लोगों को भेजा यहाँ से, और वहां पे मेरे पापा ने मना कर दिया, समाज वालों ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं भेज सकते इस लड़की को, क्योंकि हमें पहले समाज से बाहर कर दिया गया। तो मैंने वो बात सुन ली कि मुझे मेरी मैम बुला रही है, मुझे मेरी वो परी मैम बुला रही है। तो मैंने मेरे भाई को कहा, मैंने कहा भैया पापा ने तो मना कर दिया, और मेरी वो मैम जो मिली थी ना पुष्कर में, वो मुझे बुला रही है, तो क्या आप लेके चलोगे? मेरे भैया ने कहा कि नहीं, अपन जानते ही नहीं कहाँ जाएंगे। मैंने कहा वो जयपुर, जयपुर, वो जयपुर कौन सी दुनिया में, वहां चलना है अपने को। बोले बेटा हम जानते नहीं जयपुर क्या है, कहाँ है, कौन सा देश है। मैंने कहा देश नहीं है वो, यही कहीं होगा, अपन पूछ लेंगे बस में। तो इस तरीके से मैं रोने लगी। मेरा भैया मुझे रात की 1 बजे कंधे में बिठा के, मैं 7 साल की थी,
और हम लोग दोनों बहन भाई घर से 1 बजे रात को छुपके से निकले और वहां से सीधे कम से कम 10-15 किलोमीटर आके हाईवे पकड़ा और वहां पे हम लोग खड़े रहे। जो भी बस आती थी उसको हाथ देते कि हमें जयपुर जाना है, जयपुर जाना। और किस्मत की हमें जयपुर की बस मिल गई। हम लोग बैठ गए। जब हमारे से किराया मांगा तो मैं रोने लगी। मैंने कहा पैसा क्या होता है, हम लोग नहीं समझते, हमारे पास पैसे वैसे नहीं, मैं तो मेरी परी मैम के पास जा रही हूँ वहाँ। तो रोने लगी मैं। तो उन्होंने कहा कि लड़की क्या दिमाग खराब है क्या, कौन सी परी मैम के पास जा रही। तो मेरे भाई ने स्टोरी बना ली, बोला हाँ साहब इसका दिमाग खराब है, मैं जयपुर में लेके जा रहा हूँ इसका इलाज कराने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग हाथ पांव जोड़ के बस में फ्री में बैठ के और वहां से अजमेर से जयपुर तक आके यहाँ आके मेरा भाई रक्षा चलाया। और हम लोग यहाँ रक्षा चला के मेरा भाई मेरे को 1-2 रुपया देता था, उससे हम लोग रोटी पानी करके हमारे समाज के लोगों को डेरे ढूंढे पिछले फैक्ट्री पे। यहाँ आके हम लोग रहने लगे। तो जयपुर के लोगों ने कहा कि भाई तुम हो कौन और इस बच्ची के साथ तुम कौन है। मेरे पापा ने मेरे दादा का मेरे पापा का नाम बताया। फिर हम लोगों ने पूरी स्टोरी बताई। फिर हम ढूंढते 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 3 मूर्ति चौराहे पे हमारा ऑफिस था डिपार्टमेंट का, वहां पहुंचे। मैम के घर गए। मैम ने हमें आशीर्वाद दिया और हम लोगों की याद है। तो जब से लेके मैं यहाँ तक ही हूँ। तो सबसे बड़ा जो मेरे को जयपुर तक पहुंचाने में योगदान रहा वो मेरे भाई का रहा। और फिर मेरे पापा जब राजमाता ने कहा कि ये बेटी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हमारे पूरे राजस्थान की है बाबा, इसको रोको मत, इसको आगे जाने दो, समाज के लोगों को बकते तो बकने दो। मेरे पापा 6 महीने बाद आए थे फिर मेरे पास। पापा ने कहा कि बोला महारानी देवी को महारानी गायत्री देवी जी को कहा कि मैडम आज के बाद ये आपकी बेटी है, मेरी नहीं है, मैं इसके लिए लड़ूंगा। तो गुलाबो जी आप है जी गुलाबो जी, अब तो आप हिंदुस्तान की बेटी नहीं है, पूरे विश्व की बेटी बन चुकी हो। और यानी कि जी राजस्थान की बेटी हुई फिर मैं पूरे विश्व की बेटी हूँ। लेकिन पूरे विश्व में विख्यात है। बहुत सपोर्ट किया मेरे पापा ने, बहुत सपोर्ट किया। तो मेरे मम्मी पापा मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट किया पूरा। और जिसको बोलते हैं लाइव दाता, जो लाइव दाता है वो मेरे हैं तृप्ति पांडे जी और हिम्मत सिंह जी। अगर वो मुझे लेके नहीं आते, वो प्रोग्राम में स्टार्ट नहीं करवाते तो आज नहीं तो ये लाइव होती, नहीं मैं आपके सामने होती। तो मेरे लाइव दाता और एक और मुझे और मेरे को यहाँ तक जो लेके आए कर्म दाता वो मेरे भैया और मेरे मम्मी पापा। बिल्कुल परिवार का यानी कि पूरा योगदान रहा। शुरुआत में जरूर से आपने काफी संघर्ष झेला और इसी कड़ी में एक और हमारा कार्यक्रम चल रहा है महक मानव संस्कृति की, और इसी में एक संवाद हमारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना गुलाबो जी से हम बात कर रहे हैं। और इसी कड़ी में श्रेया हमारे साथ जुड़ चुकी है। श्रेया आपसे एक सवाल पूछना चाहती है मैम। जी नमस्कार। अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया शर्मा है। मैं आपसे बात करके आज बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। आपके बारे में कौन नहीं जानता। यदि मैं ये कहूँ कि कालबेलिया डांस ने आपको पहचान दिलवाई है तो शायद ये बहुत छोटा होगा, क्योंकि हकीकत तो ये है कि आपने कालबेलिया डांस को अपने ही देश में नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पहचान दिलवाई है। आज कालबेलिया डांस की पहचान आपके नाम से है। आपके प्रयासों से ही कालबेलिया डांस को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जो हमारे और राजस्थान के लिए बहुत गर्व की बात है। जैसा कि सब जानते हैं कि आप इस डांस को नई पीढ़ियों को सिखाने के लिए प्रयास कर रही है। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आप इस डांस को नई पीढ़ी को कैसे सिखाती है और उन्हें इस डांस के लिए कैसे प्रेरित करती है। बहुत अच्छा। मैं इस डांस को जिंदा रखने के लिए और मैं लड़कियों को डांस सिखाने के लिए मैं घर घर में, जो मेरा ड्रीम है कि घर घर में गुलाबो हो, वो घर घर में गुलाबो होगा। मैं स्कूल बना रही हूँ पुष्कर में। मेरा स्कूल बन चुका है, अभी ये कोरोना काल की वजह से उसकी ओपनिंग नहीं हुई है। पूरा कंप्लीट बन चुका है स्कूल और थोड़ा बहुत काम बाकी है उसमें। तो मैं स्कूल बना रही, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था कि मेरा एक स्कूल बने और उसमें मैं प्रॉपर डांस सिखा सकूं, प्रॉपर गुलाबो बना सकूं, क्योंकि ये डांस मेरे से ही पैदा हुआ और मैं डांस से पैदा हुई। तो कहने का मतलब ये कि गुलाबो ये कालबेलिया डांस है, कालबेलिया डांस ही एक गुलाबो है। तो इसको जो नाम दिया है, अमेरिका में मुझे पूछा गया था कि इसका डांस का नाम क्या है। मैंने कहा कि मैं सांप की जगह डांस करती तो सपेरा डांस है। फिर उसके बाद पता चला कि हम लोग सांपों को पकड़ते हैं, हमारे कोई जात नहीं है कालबेलिया, लेकिन सांप को वश में करते हैं इसलिए हमें बोलते हैं काल के बेलिया। तो फिर जाके इसका नाम कई लोग उनको कालबेलिया के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो यूनेस्को में शामिल हुआ वो कालबेलिया के नाम से शामिल हुआ। तो इस डांस का नाम और डांस को पैदा करने वाली वो आपके सामने ही है।
तो मैं इस डांस को जिंदा रखना चाहती हूँ, इस गुलाबों को जिंदा रखना चाहती हूँ। आप जैसों के अंदर, आप जैसों को सिखा के, आप जैसे जैसे इतने अच्छी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप इतने प्रेरणा ले रहे हैं, तो मेरा ये सोच है कि आप लोग इस डांस को जिंदा रखोगे, इसको आगे बढ़ाओगे। और मेरा प्रयास है कि मैं अपना स्कूल बनाऊं और मैं उसमें गरीब से लेकर अमीर तक की बच्चियां उसमें सीखे, फ्री सीखे, और वहां पे आके इस डांस को प्रॉपर सीखे। ज्वेलरी किस तरीके से पहनते हैं, ड्रेस किस तरीके से पहनते हैं, कौन सी ज्वेलरी कौन सी जगह लगाते हैं, बोरला किस पहनते हैं, कौन सी ज्वेलरी का क्या नाम है। तो हम लोग ज्वेलरी भी बनाते हैं, गुदड़ियां भी बनाते हैं। और मेन चीज उसमें करना चाहती हूँ पढ़ाई। पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं होता। इंसान अगर पढ़ लेता तो उसकी 4 आंखें हो जाती, जब नहीं पढ़ता तो वो 2 आंखों के सहारे ही जीता है। कहने का मतलब जब 4 आंखें इस तरीके से होती है कि पढ़ाई कोई लिखता है तो वो चीज पढ़ लेता है। अब मेरे जैसे के लिए तो वो कुछ भी नहीं, काले अक्षर भैंस बरोबर हो नहीं जाते हैं। गुलाबो जी, आप जो इसलिए कह रहे मैं हो चाहती हूँ कि बिल्कुल बच्चे पढ़े लिखे उसमें जी जी और उसमें आगे बढ़े। तो मैं अपना पुष्कर में स्कूल बना रही हूँ इस डांस को जिंदा जी, रखने के लिए। क्या बातें। और हजारों हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और सभी हमारे सुबोध परिवार पूरा आपको देख रहा है और आपसे एक तरह से प्रेरित हो रहा है। वाकई एक एक बहुत बड़ी मिसाल है आप हमारे लिए। और इसी कड़ी में हम मुदीत को भी लेना चाहेंगे। मुदीत भी तैयार है आपसे बात करने के लिए, बहुत एक्साइटेड है। सो मुदीत, आर यू रेडी? यस मैम। तो नमस्ते गुलाबो मैम, मेरा नाम मुदित है और मैंने आपके बारे में खूब सुना है कि आपने ना सिर्फ भारत में बल्कि अन्य देशों में भी जाके कालबेलिया डांस को परफॉर्म किया है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि लगभग आपने कितने देशों में और कहाँ-कहाँ परफॉर्म किया है? मतलब किसी ऐसे देश में जाना जिसकी भाषा अगर नहीं आती, तब भी क्या किसी कलाकार के लिए उस देश में परफॉर्म करना उतना ही आसान होता है? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, नहीं मुझे कोई भाषा आती है और नहीं मुझे आती थी, हिंदी भी नहीं आती थी, क्योंकि हम लोग जाड़साई भाषा बोलते हैं और हम लोग जंगल में रहते हैं और घुमतू समाज के हैं। तो हमें शेर के बारे में भी पता नहीं होता था कि शेर क्या है। तो मैं जो अपने देश के शेर नहीं जानती थी, जो मैं अपने देश की गांव नहीं जानती थी, मेरे एरिया की सिटी या गांव नहीं जानती थी, वो बेटी आज 165 कंट्री जा चुकी है। और पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा शहर है जिसमें मैं नहीं गई हूँ, सारी दुनिया में मैं जाके आई हूँ। और अमेरिका से लेके, लंदन से लेके, हॉलैंड से लेके, साउथ अफ्रीका की सारी 40 कंट्रियां पूरी, जिसमें लेके फ्रांस से लेके, न्यूजीलैंड से लेके, चिली से लेके, इथोपिया से लेके, पूरी दुनिया में, मतलब एलर्जिया से लेके, पूरे मोरक्को से लेके, ऐसी कौन सी, सिंगापुर से लेके और न्यूजीलैंड से लेके और चिली, और पूरा मतलब ऐसी कौन सी दुनिया में शहर नहीं है जिससे मैं नहीं गई। पूरा 165 कंट्री में जा चुकी हूँ और भी मैं जाने की मतलब कोशिश करती हूँ और मैं कंटिन्यू जाती रहूंगी कि मैंने बचपन से यही देखा कि मेरे को सबने जिसने आशीर्वाद दिया, मुझे यही कहा कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी। अमेरिका में लता जी का आशीर्वाद मिला, उन्होंने कहा बेटी तू बहुत आगे जाएगी, बस ऐसे मेहनत करते रहना। राजीव गांधी जी मिले थे मुझे अमेरिका में, राखी बंधवाई मेरे से, क्योंकि उनको पता चला कि मेरे पापा नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं पापा नहीं बन सकता लेकिन भाई तो बन सकता हूँ। मैंने उनका हाथ के राखी बांधी, सिर पे हाथ रख के उन्होंने भी यही कहा कि आप बहुत आगे जाएंगी। महारानी गायत्री देवी जी ने कहा आप बहुत आगे जाएंगी। तो सब लोगों ने मुझे आगे 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 बोला। तो आज ही मेरे दिमाग में वो आगे ही है कि मुझे आगे ही जाना है, आगे ही जाना है, आगे ही जाना है। मुझे पीछे घूम के नहीं देखना, क्योंकि पीछे दुश्मन होते हैं, आगे अपने भगवान होता है जो वो हाथ पकड़ के खड़ा है और वो अपने लिए बिल्कुल। जाता है। तो मैं और उस आगे आगे की प्रयास में हूँ। आप आगे बढ़ चुकी हैं, बहुत तो समाज के लिए मिसाल बन चुकी है। और इसी कड़ी में एक और हमारे स्टूडेंट आपसे सवाल करना चाहते हैं, तो तैयार हैं आप पुलकित? यस मैम। नमस्कार मैम, मेरा नाम पुलकित शर्मा है और मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में कोरोना महामारी का लोक कलाकारों पर क्या असर पड़ा है? कोरोना महामारी का हम कलाकारों पे बहुत बुरा असर पड़ा है, पर मैं उन कलाकारों को जिंदा और उन कलाकारों को हिम्मत बंधाती रही। और हम लोगों को क्या कि 2 साल से ना अभी कोई प्रोग्राम नहीं मिला है हम लोगों को। हम लोग क्या रोज कुआं खोद के रोज पानी पीने वालों में से वो कलाकार होते हैं, इनके पास में परमानेंट कोई नौकरी नहीं होती, परमानेंट कोई काम नहीं होता, परमानेंट कोई प्रोग्राम का कोई, जैसे रेडियो में कोई कलाकार हो परमानेंट है, दूरदर्शन में परमानेंट है, लेकिन हम वो कलाकार कहीं पे भी परमानेंट नहीं है। तो हमारे तो प्रोग्राम पे ये कि प्रोग्राम हो तो हम लोग पेट भर के खा ले, नहीं हो तो हम लोग भूखे रह जाएं। अभी कोरोना काल में हम लोगों को किसी ने सपोर्ट नहीं किया और कोई संस्थाओं ने जरूर सपोर्ट किया हम लोगों को। तो अगर संस्थाएं नहीं होती तो हम लोग बहुत मतलब मर जाते कलाकार।
इस तरीके से बुरी कंडीशन हो गई थी। लेकिन मैं क्या करती थी, मैं कलाकारों के लिए हर संस्थाओं को फोन करती थी, हर मेरे जो जान पहचान वाले उनको फोन करती। मेरी एक दुकान है यहाँ काम देने, उन पे मैंने खाता खुलवा दिया कि आप यहाँ आके सारा यहाँ से लेके जाओ। मैं एक एक महीने का किट बना बना के मैं मेरे सारे कलाकारों को पहुंचाया है। मैंने कब से 5-6 हजार किट पिछले कोरोना में दिए, 5-6 हजार अभी इस कोरोना में दिए। गांवों में जा जाके, शहर में तो सब लोग देते, लेकिन गांव ढाणियों में जा जाके मैंने जहाँ जहाँ कलाकार नहीं थे, जो मांग के खाने वाले लोग थे हमारे, उनको भी मैंने जाके बांटा कि कलाकारों को तो सब दे देगा, लेकिन उन लोगों को नहीं देंगे जो गांव में जाते हैं मांगने के लिए, ढाणी में जाते हैं, उनको भगा देते हैं कि कोरोना हो रहा है तो तुम घर से बाहर दूर रहो। उनको कोई आटा नहीं डालते, कोई रोटी नहीं देते थे। ऐसे लोगों में मैंने जाके उनको पहुंचाया। बिल्कुल। तो आपने यानी कि जी गुलाबो जी, आपने कलाकारों को भी संबल दिया और आप खुद भी, मैंने देखा कि आप अधिकतर इसके वर्चुअली आप लोगों से जुड़ती रही और अपनी इस कला को आपने बरकरार रखा। तो वाकई आप हमारे लिए एक मिसाल है और तमाम हमारे जो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए भी यादगार दिन है। और आपको भी कैसा लग रहा है, आज सुबोध पब्लिक स्कूल के परिवार से आप जुड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? और साथ ही हमारी आदरणीय प्रिंसिपल मैम हैं जो आपसे कुछ कहना चाहेगी। तो मैम आपसे अनुरोध है कि हमारी आज की जो शख्सियत है, आज के कार्यक्रम की महक मानव संस्कृति की कार्यक्रम की जो शख्सियत है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे मैम? गुलाबो जी नमस्कार। नमस्कार। आप हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही हैं और जब आप बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही सुनते रहें। आपकी भाषा, आपके बोलने का अंदाज दोनों अपने आप में इतने खूबसूरत आपको बनाते हैं कि हम आपके कायल हैं। और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आप जैसी शख्सियत हमारे प्रदेश, हमारे देश की नागरिक हैं, जबकि आप पूरे विश्व की नागरिक हैं। और बच्चों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों, आपने जब गुलाबो जी की कहानी या जो आपने प्रश्न किए और उन्होंने जो खूबसूरती से प्रस्तुति दी, बताया अपने बारे में, तो मैं खुद भी अभिभूत हो रही थी उनकी बातों को सुनकर। और जैसे कहते हैं कि एक चींटी क्या कोई पहाड़ खोद सकती है क्या, लेकिन अब आपने ये चीज देखा होगा अपने सामने, एक छोटी सी लड़की जिसको पैदा होते ही जमीन में दबा दिया गया, लेकिन कैसे वो निकली है दुर्गा बनकर, शक्ति बनकर, एक पावर बनकर, एनर्जी बनकर, और कैसे वो अपना रास्ता बनाती गई हैं। और उस रास्ते में वो अपना संबल भी नहीं खोती हैं, अपनी अधीरता नहीं दिखाते हुए, अपने आप पर विश्वास रखते हुए, और कैसे एक कला को पैदा करती हैं। और वो कला को पैदा करते करते वो इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी कलाकार बन जाती हैं कि वो एक कला का जन्म देकर उसको विस्तृत रूप भी देना चाहती हैं। इसके साथ साथ ही आपने देखा कि वैसे तो आपने गुलाबो जी कहा कि आप अनपढ़ हैं, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता। तो जिस बच्चे का प्रश्न था कि आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की, परंतु क्या ऐसा आपके लिए आसान रहा परफॉर्म करना? पर जैसे आपने उदाहरण दिए पूरे विश्व के देशों के, शहरों के, 165 देशों में जाना, और वो भी इतने छोटे से समय में, इतने, और उसमें जाकर परफॉर्म करना इतने सब लोगों के सामने, और उस जस्ट नॉट परफॉर्मेंस देना ही खाली नहीं, लोगों को उत्साहित करना, प्रेरित करना कि ये डांस, इसमें पूरी आत्मा है। और जब आप नाचते हैं, जब आप करते हैं, तो आप ईश्वर के साथ होते हैं। आप बिल्कुल एकदम, आपको लगता है कि ईश्वर ही साक्षात आकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इतना नेचुरल, इतना खूबसूरत आपका डांस है। और आप मैं नहीं कहूंगी कि इस उम्र में भी, क्योंकि आप कलाकार हैं, आपकी इस या उस उम्र का कोई मायने नहीं है। आप कलाकार हैं तो आपने अपनी खूबसूरती कलाकार के अंदर जो बना रखी है, वो आपकी पूरे
पर्सोना पूरी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होती है। और आपसे जब भी आपका कोई प्रोग्राम देखती हूँ या देखा है, पर्सनली मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है कि मैं आपसे इतनी अभिभूत महसूस करती हूँ कि हम शायद पढ़ लिख कर भी वो चीजें, वो भाषा या वो एक्सप्रेशन नहीं सीख पाए जो आपने सीखा है। तो मैं स्टूडेंट से और सबसे ये कहना चाहूंगी, ये होता है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के साथ साथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ साथ सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये पूरा रिफ्लेक्ट होता है मैडम की, गुलाबो जी की पर्सनालिटी में। और आज इस इंटरनेशनल वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल के एक संवाद के दौरान, एक मुलाकात में, हमारा जो पर्पस था कि बच्चों को पता होना चाहिए कि जिनको हम आदिवासी बोलते हैं, यानी कि मेरे हिसाब से और अदरवाइज भी जो मैंने पढ़ा है, यानी कि जो आदि से वास करते आ रहे हैं, दैट मीन्स इनमेमोरेबल टाइम, अनअकाउंटेबल, दैट इज जब से मानव जाति पैदा हुई तब से लेकर और आज तक भी जो जिनका वास नेचर की गोद में है, प्रकृति की गोद में है, कैसे वो एक अपने साथ खूबसूरत एक एहसास रखते हैं। उस एहसास को जिंदा रखना अपने आप में एक चैलेंज है, परंतु गुलाबो जी ने सभी चैलेंजेस को, चाहे वो उम्र का चैलेंज हो, चाहे सीखने का, सिखाने का, चाहे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का, अक्रॉस ऑल बैरियर्स मैडम आप पहुंची हैं और आपने परफॉर्म किया है, और आपकी मिसालें हैं, और कहते हैं ना, मिसालें दी जाती हैं, मिसालें बनाई नहीं जाती, मिसालें दी जाती हैं। तो आप अपने आप में एक अनूठा, और आने वाली जो हमारे जनरेशन्स हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा इस बात को विश्वास करना कि कोई कलाकार ऐसे इसके साथ ऐसे ऐसे हुआ और उसके बावजूद उस कलाकार ने ऐसे ये किया। तो यू आर अटेनिंग सो मच ऑफ बियॉन्ड ह्यूमन लाइफ। इतना एक इंसान की जिंदगी में शायद इतना नहीं होता जितना आपने चेंज को अडॉप्ट किया है, जितना आपकी जो लाइफ स्किल्स इतनी स्ट्रांग है, जितना आप में कंपैशन है, जितना आप इमोशन रखती हैं, जितना एम्पैथी रखती हैं, सारे एडजेक्टिव्स शायद मेरे लिए कम पड़ जाएंगे, परंतु आप बियॉन्ड एनी एडजेक्टिव हैं, बियॉन्ड सबके हैं। और आज हमारे बच्चों से आपने हमारे स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन पूछे, आई एम श्योर ये बच्चे अपना एक बहुत बड़ा आइडियल आपसे लेते हैं कि इतना एक अपने आप में इंटरैक्ट करना, इतनी बड़ी शख्सियत जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इतना बड़ा एक कला को जन्म देने वाली हैं, और उस कलाकार से आज वो एक मुलाकात कर रहे हैं, आज एक इंटरैक्शन कर रहे हैं, वो अपने आप में रियल, it becomes a kind of thesis in itself. It becomes a matter of, I'm sure, a matter of research in itself. मुश्किल है सब बातें विश्वास करना, क्योंकि इन बच्चों ने उस तरह की मुश्किलें शायद नहीं देखी हैं। और कैसे आपने अपने आप के ऊपर विश्वास रखते हुए, और कैसे यस फैमिली सपोर्ट जिसको कहते हैं ना, फैमिली सपोर्ट अगर होती है तो और भी सोने में सुहागा हो जाता है। तो आपने उस बात को ध्यान रखा, और बच्चों को भी ये बताने का पूरा प्रयास है कि अपनी फैमिली की भी उतना ही रिस्पेक्ट करें, उनके साथ उतना ही नम्र और विनम्र रहें, अपने आप को फोकस रखते हुए। और अगर आपने ठान लिया है और अगर आप में पैशन है, तो दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको अपना पैशन को रोक सके, या आपको कोई बाधा आए और उसको आप पार नहीं कर सकें। क्योंकि आपकी कहानी गुलाबो जी, विश्वास करना बड़ा मुश्किल है कि कैसे एक छोटी सी लड़की 7 साल की, और वो जिद करती है, एक नाम सुन लिया जयपुर, जयपुर दुनिया है, देश है, प्रदेश है, शहर है, नहीं मालूम, लेकिन जाना है। तो कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहां रहा, और वही आपने भी किया। और आपके बड़े भाई साहब ने जिस तरह से आपको आपकी बात के ऊपर विश्वास किया कि ये 7 साल की मेरी बहन जयपुर जाना चाहती है और मुझे उसका साथ देना है,
वो भी अनूठी मिसाल है अपने आप में। तो गुलाबो जी, मेरे पास शब्द कम हैं आपको धन्यवाद देने के लिए, और ऐसा लगता है कि जब भी आपसे बात करो तो बस बात ही करते रहो और आपको निहारते रहो। इतनी खूबसूरती है आपकी बातों में और आपके एक्सप्रेशन में, और जिस तरह का ममतामयी आपका चेहरा है, वो तो अपने आप में एक बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस देता है हमेशा। तो गुलाबो जी, बहुत विनम्रता के साथ आप मेरा धन्यवाद स्वीकार करें पूरे सभी स्टूडेंट, मैनेजमेंट और स्टाफ की तरफ से, और मेरे पर्सनल बिहाफ पे, जो आपने समय निकाला आज हमारे बच्चों से इंटरैक्ट करने के लिए और उन्हें बताया कि कैसे हम छोटी छोटी चीजों को जिनको इग्नोर कर जाते हैं, और आप कंप्लीट सेल्फ मेड वाला एक वंडरफुल एग्जाम्पल है, एक यूनिक एग्जाम्पल है अपने आप में, अनूठा और बहुत ही अलग तरह का उदाहरण है कि किस तरह से आपकी यात्रा रही। और जब आप बात करते हैं तो हर बार नयापन अपनी बात में होता है, बात वही होती है, लेकिन अनूठापन और नयापन आपकी शख्सियत को और भी आकर्षित करता है, आकर्षक बनाता है। ये मेरे लिए बहुत ही मान और सम्मान की बात है, और आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए तो ऑफ कोर्स आज महक संस्कृति के इस कार्यक्रम में इंटरनेशनल वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे के उपलक्ष्य में जो आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ईश्वर आपको धन्यवाद तो बनाए। आप लोगों का है मैडम के आपने मुझे याद किया, और मैं जयपुर से 20 किलोमीटर बाहर रहती हूँ, तो मैं अभी वहां से मैं आई इसीलिए कि बच्चों का मामला है, बच्चों को बहुत आराम से बातें करनी है बच्चों के साथ में, क्योंकि अगर अपने बच्चों को आगे मोटिवेट नहीं करेंगे, जैसे कोरोना में मेरे खुद के गाना बना के कलाकारों को हिम्मत बना के भाई 2 दिन की परेशानी है सब निकल जाएगी। आप तो ऐसे सोचो कि छुट्टी का टाइम है, अपने बच्चों के साथ रहो, एंजॉय करो, कला सिखाओ उनको, गाना सिखाओ उनको, डांस सिखाओ। जी तो ये होता है कि बच्चे ये कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं, इनको तो अपने जिस तरीके से ढालते हैं ना उसी तरीके से ढल जाते हैं। अपने जो चीज उनके सामने रखेंगे बच्चे वही सीखेंगे, और उनको एक अच्छी चीज सिखाना, अच्छी बातें बताना ये बड़ों का फर्ज बनता है। और मैं मैडम हमेशा मैं मेरी खुद की अपने पे बीती हुई बातें बताती हूँ, मैं किसी की दूसरे की देखी हुई चीजें नहीं बोलती हूँ, मेरा खुद का अपना अनुभव होता है और वही चीजें मैं आगे सिखाती हूँ। क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को मैं खुद पढ़ नहीं सकती हूँ, मैं बोलना भी हम नहीं आता हम लोगों को, क्योंकि मेरे को हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी। बस आप जैसों के साथ बैठ के बातें कर करके थोड़ा बोलना आ गया, थोड़ा सा देश प्रदेश में जाके इंग्लिश में जवाब देना आ गया। तो बस यही है कि आदमी घूमते एक दूसरे की एक बार नहीं सीखेगा तो दूसरी बार सीखेगा, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार सीखेगा, एक बार गलती करेगा। आप हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा है, आप ऐसा न कहें कि हम आपके साथ हैं, हम इवन हम आपसे प्रेरित हो रहे हैं। बच्चों को बताना बहुत जरूरी होता है कि बच्चों को ये हिम्मत बनती है कि मैडम पढ़ी लिखी नहीं है, मैडम को भाषा नहीं आती थी, फिर भी वो कहाँ से कहाँ तक पहुंची है। तो वो एक सब आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वास जिसको होता है उसके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं, वो अपने आप आगे चलता रहता है क्योंकि ईश्वर खड़ा है आगे। मैं सारे बच्चों को मेरी तरफ से मैं यही बोलना चाहूंगी आज कि आप सबसे पहले अगर आप कुछ भी बनना चाहे, चाहे कलाकार बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे आप कुछ भी बनना चाहे कुछ भी अपने पढ़ाई में, लेकिन एक चीज याद जरूर रखना है कि मेरी माता पिता मुझे यही कहते थे कि बेटा आप जाओ, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपना हाथ पांव संभाल के। हाथ पांव संभालने का मतलब ये होता है कि गलत संगत में नहीं बैठना, किसी से गलत बातें नहीं करनी, अपने किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करने। लड़कियों के लिए ये होता है किसी से बचपन होता है, वो किसी से भी कुछ भी जी। तो गुलाबो जी, आपको किताब नहीं पढ़नी आती, गुलाबो जी आपको किताब नहीं पढ़नी आती, लेकिन आप तो ग्रंथ हैं, तो आपका ये कहना कि आपको किताब नहीं पढ़नी आती। मैं बेटी नहीं जन्मता तो बढ़िया था। तो इस तरीके से बेटा आपको लड़की की जो गुदड़ी होती है ना उतने पांव पिसारने चाहिए, वैसे आप अंदर से स्ट्रोंग हो, बेटी हो, माँ हो, औरत हो और बहन हो,
चार रूप है अपने अंदर, चारों की शक्ति है अपने अंदर। अपन एक मर्द होता है लेकिन चार रिश्ते नमाते हैं अपने पति के साथ, बहन का भी, बेटी का भी, माँ का भी और पत्नी का भी। तो अपन वो शक्ति है जो मर्द को पैदा करते हैं। एक मर्द से कभी नहीं डरना चाहिए। मर्द कौन है? मर्द अपना बेटा ही तो है। अपन जन्म देते हैं, अपनी शक्ति है। तो मैं जी गुलाबो जी, आप अपने आप में एक शक्ति है और हम चाहेंगे अब कि मैम इनका हम ऐसे धन्यवाद नहीं देंगे, इनसे बहुत अच्छी सिंगर भी है, डांसर भी है, तो इसी के साथ हम चाहेंगे कि एंड हमारा धन्यवाद इस तरह से देना चाहेंगे क्योंकि आपकी खुशबू, आपका संगीत है और आपका नृत्य है। तो मैम हम इनको धन्यवाद देंगे आपकी ओर से, प्लीज आप धन्यवाद दे दीजिए। और इनसे हम ये चाहेंगे कि जाते जाते मेरी बात पूरी कर लो, मेरी बात पूरी कर लो फिर मैं दे दूंगी, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम। गाना बजाना ये तो होता रहता है। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि आपका टाइम जा रहा होगा शायद, तो मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि हमेशा अपने पेरेंट्स का कहा माने। मैंने जब मेरे पेरेंट्स के कहा माना, मेरे माँ बाप का कहा माना, तभी मैं आज यहाँ तक हूँ। मेरे माता पिता मेरे पीछे नहीं होते, उनका पूरा सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं होती। जो आपको घर में बड़ा है उसका आदर करे। उनको ये नहीं सोचे कि यार ये बूढ़े हो गए, अपने पास से बेटे भी अच्छे नहीं लगते, इनको अनाथ आश्रम भेज दो, ऐसा नहीं। अगर वो माँ बाप आपके लिए ये सोचते कि यार हम तो जवान है, अभी फैशन करने का टाइम है, अभी बच्चे आ गए, यार बच्चे को कौन संभाले, पटक दो इनको, तो आप बच्चे से बड़ा नहीं बनते, बड़े बन के आज इतने बड़े नहीं होते। तो अभी आपकी ड्यूटी है कि बचपन में आपको संभाले अपने माँ बाप ने। अब आपकी ड्यूटी बनती है आप अपने पेरेंट्स को संभालें, क्योंकि वो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उनकी आत्मा, उनका प्यार बूढ़ा नहीं होता। तो वो प्यार आपको बहुत जरूरी है। चाहे कहीं पे भी जाओ, आप अपने माँ बाप को कहा मानो, और माँ बाप जो के वो करो और उनकी रेस्पेक्ट करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनका आशीर्वाद नहीं मिलता, वो भटक जाता है इंसान, वो उसमें ईश्वर भी साथ नहीं देता। क्योंकि ईश्वर जो है और भगवान जो है वो माता पिता ही है। माता पिता के जन्म लेने के बाद आप भगवान को याद करते हैं, उससे पहले आपके माँ बाप ही आपके भगवान है। जो आपको जन्म देता है, जो आपको पैदा करता है ना, वो भगवान होता है। भगवान किसने देखा? किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन माता पिता ने तो देखा। माता पिता तो आपके सामने भगवान है जो आपको पैदा किया। अपन कहते भगवान ने मुझे भेजा, भगवान ने मुझे पैदा किया, नहीं, भगवान ने नहीं किया, माता पिता ने पैदा किया। भगवान से बड़े जो है वो माता पिता है, और उनका ही क्या मानना चाहिए, उनके ही कहने में चलना चाहिए, और उनका आशीर्वाद लेके आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आप भी गुलाबो जैसी हिम्मत पाएंगे, आप में भी गुलाबो जैसी शक्ति आएगी। सबसे बड़ी जो शक्ति है वो माता पिता का आशीर्वाद। जी जी, बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत संदेश आज के बच्चों के लिए, हम सब के लिए। और बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे अपने अंदर इतने खूबसूरत मूल्यों को लेकर, जीवन मूल्यों को लेकर, कैसे एक खूबसूरत बात गुलाबो जी ने कही कि चाहे कुछ भी बन जाए, कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे माता पिता हमारे ईश्वर से बड़े होते हैं। जैसे अगर आप आज ये लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बनाने वाले के लिए आपके मन में बहुत बड़ा एक सम्मान है, आप इसको फेंक नहीं रहे हैं। तो आपके माता पिता ने तो आपको बनाया है, आपको जन्म दिया है। बहुत खूबसूरत, जी बहुत खूबसूरत बात, और जीवन का पूरा सार निचोड़कर गुलाबो जी आपने हम सबको बहुत ही सरल शब्दों में समझा दिया है। तो मैं आशा भी यही करती हूँ कि बच्चे इस बात को अच्छे से समझेंगे। और आज का जो प्रोग्राम है उसका भी एक थीम यही है, मानव मूल्यों की महक एक संस्कृति के साथ। तो गुलाबो जी आप एक पूरी संस्कृति हैं, और आपने कहा कि आपको पढ़ना, किताब पढ़नी लिखनी नहीं आती, आपको किताब नहीं आती होगी, परंतु आप किताब नहीं, एक ग्रंथ हैं, एक महाग्रंथ हैं अपने आप में। तो गुलाबो जी ऐसा कहकर अपने आप को किसी तरह से छोटा महसूस नहीं करें, क्योंकि आपकी जो शख्सियत है, आपकी पर्सनालिटी है, आपको जो पर्सोना है, वो किसी शब्द पढ़ने का मोहताज नहीं है। आप तो पढ़ाई है पूरी की पूरी पढ़ाई है, आप तो एक लिटरेचर है पूरा। तो आप ऐसा नहीं कहें, क्योंकि लिटरेट होना अपने आप में एक अलग बात है, बट आप फुली एजुकेटेड हैं, आप फुली अपने स्किल्स को, अपने आप को पहचान कर अपने लिए ही नहीं पूरे विश्व के सामने बहुत खूबसूरत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।
और हम आशा करते हैं ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, इसी तरह से आपकी खूबसूरत मुस्कान बनी रहे और आप हम बच्चों को, सभी को, पीढ़ियों को, पीढ़ी दर पीढ़ी को आप ऐसे ही आशीर्वाद देती रहें और आपकी कला अमर रहे, आपकी कला हमेशा आपने जैसे सोचा है वैसे ही खूबसूरत रूप लेती रहे। और आज फिर से एक बार आप सबको और स्पेशली गुलाबो जी को मेरी तरफ से और पूरे स्कूल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उन्होंने अपना समय निकाला और हमें इतनी खूबसूरत बातें की और आज के इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया और हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं गुलाबो जी। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मैम। और गुलाबो जी हो जाए जाते जाते। हाँ मैं तो कोरोना पे जो बनाया था जिससे मैं सबको मोटिवेट करती थी उसके बाद मैं सब सुना देती हूँ आपको जी। डांस री मैं तो नाचूं री गाओ री मैं तो नाचूं री गा कोरोना ने भगाऊं रे मैं तो हाथी धोऊं नाउर मैं तो हाथी धोऊं नाउ कोरोना ने भगाऊं रे री 2 गज की दूरी मेरा को री 2 गज की दूरी मेरा को कोरोना ने भगाऊं रे। क्या बात है। मैं तो मुंह पे मास्क लगाओ और मैं तो मुंह पे मास्क लगाओ कोरोना ने भगाओ रे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना को भी भगाती हूँ, लोगों को भी मोटिवेट करती हूँ, सबको हिम्मत बनाती हूँ कि इस तरीके से नाचो गाओ, हाथ धो नहाओ और 2 गज की दूरी रखो, मास्क लगाओ और खुश रहो। कोई बीमारी पास में आने वाली नहीं है। 2 दिन की ये तो होती ईश्वर की लाठी है, ये तो अपना आप चली जाएगी। खुश रहोगे तो बीमारी दूर रहेगी, डरोगे तो आप पास में आएगी। तो ये गुलाबो जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने आप को पहचाने कि आप में भगवान है और आपकी शक्ति क्या है। आप अपने आप को पहचान जाएंगे तो पूरी दुनिया को पहचान जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी शक्ति को आप जान जाएंगे तो आप किसी से नहीं डरेंगे। बिल्कुल, बहुत क्या संदेश दिया कि आपसे बात करने का तो दिल कर रहा है कि कंटिन्यू करें, लेकिन समय की नजाकत अब ये कह रही है कि हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम आज अवसर दिया गुलाबो जी से बात करने का, तमाम स्टूडेंट्स को और हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू मैम।